हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि डीएसएसबी का पेपर फर्स्ट हो चुका है। पेपर शिफ्ट का फर्स्ट एग्जाम हो चुका है जो 12 अगस्त को था, और द पेपर सेकंड जो था वो 14 अगस्त को भी था। तो इसमें ये देखा गया कि जो नर्सिंग सब्जेक्ट जो थे, नर्सिंग सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन थे बहुत सिंपल थे। दैट वाज द वन लाइनर क्वेश्चन थे। जो वन लाइनर क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही बहुत ईजी थे। बहुत ईजी का मतलब जैसे अगर आप विद इन 1 सेकेंड, विद इन द 2 to 3 seconds में यू विल बी डू एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत ही इजी थे। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं थे, लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चंस थे। तो मैं आज वही डिस्कस करूंगी कि बार बार जो रिपीट क्वेश्चंस हुए, जो डीएसएसबी पेपर फर्स्ट शिफ्ट में भी आए और पेपर सेकंड शिफ्ट में भी आए, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अगर हम बात करें तो जैसे मोस्टली जो मैंने देखा, जितने भी क्वेश्चंस आए, जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे डीएसएसबी में, वो मोस्टली क्वेश्चंस जो थे, एक तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के थे, ऑब्स एंड गायनी के थे, और पीडियाट्रिक के भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो इन टॉपिक्स को ना ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डीएसएसबी एग्जाम्स, क्योंकि डीएसएसबी एग्जाम एक अपने आप में एक अपनी वैल्यूएबल वो है। तो इसलिए अगर जो बच्चे डीएसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का क्या होता है। इंडिकेशन, एक क्वेश्चन ये था कि इंडिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में हमारा क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन। जब भी सीवियर डिप्रेशन होता है तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी उन पेशेंट में दी जाती है जब पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, प्रोमिनेंट टी वेव। प्रोमिनेंट टी वेव जो पूछी जाती है क्वेश्चन में, जब भी ये जो ईसीजी का क्वेश्चन था, जैसे मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो मैंने बताया था कि ईसीजी का जरूर पढ़ लेना। ईसीजी में जो वेव्स आती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो डीएसएसबी में भी यही क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ है, प्रोमिनेंट टी वेव। प्रोमिनेंट टी वेव इन ईसीजी, प्रोमिनेंट टी वेव इन ईसीजी, दैट इज पीक टी वेव जो बनती है, तो वो किस में बनते हैं, इन केस ऑफ द हाइपरकैलिमिया कंडीशन जब होती है तब क्या होता है, प्रोमिनेंट टी वेव होती है उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर्वाइकल डायलिटेशन, ये जो हमारा ओबीजी का क्वेश्चन, ओबीजी के क्वेश्चन भी पूछा गया है, सर्वाइकल डायलिटेशन कब होती है। सर्वाइकल डायलिटेशन ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर में हमारी क्या होती है, सर्वाइकल डायलिटेशन कंडीशन होती है। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर जो था, इसका एग्जैक्ट आंसर था। ड्रग ऑफ चॉइस, अगर बीपी कंट्रोल इन द केस ऑफ द प्री एक्लैम्पशिया पेशेंट है, प्री एक्लैम्पशिया इन द वुमेन, दैट प्री एक्लैम्पशिया, दैट इज द प्री एक्लैम्पशिया पेशेंट है। और अगर हमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, अगर हमें बीपी कंट्रोल करना है उस पेशेंट का, अगर हमें बीपी कंट्रोल करना है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी बतानी है इन केस ऑफ द प्री एक्लैम्पशिया कंडीशन। प्री एक्लैम्पशिया कंडीशन में मोस्ट कॉमनली हम क्या देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। MgSO4 इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल द बीपी इन द प्रेग्नेंट वुमेन इफ द पेशेंट इज द प्री एक्लैम्पशिया कंडीशन से आया पेशेंट, तो हम क्या करते हैं, MgSO4 देते हैं उसमें। अगर हम एक ये क्वेश्चन भी ज़रूर आता है, ये क्वेश्चन जैसे बॉडी वेट, अगर बेबी का बॉडी वेट 3 kg है, एट द बर्थ पे 3 kg है, तो आफ्टर द 1 ईयर के बाद उसका एक वेट कितना होगा, तो 1 ईयर के बाद कितना हो जाता है, उसका ट्रिपल टाइम्स हो जाता है, यानी कि 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 3 9, यानी कि 9 kg एट द 1 ईयर से एज पे होगा, ट्रिपल टाइम हो जाता है। ये ध्यान में रखना है कि 1 ईयर पे कितना होता है, जब हाफ ईयर पे कितना होता है, 6 मंथ पे कितना होगा, 2 ईयर्स पे कितना होगा। इसकी ना ट्रिक है, एक बार ट्रिक देख लेना ज़रूर कि अगर हमें बेबी का वेट मेजर करना है या बताना है आफ्टर 1 ईयर पे कितना होगा, तब वैसे हमारा ये होता है, मेरे को जहाँ तक मुझे पता है कि इसका ट्रिपल टाइम्स हो जाता है बॉडी वेट। और अगर इसमें क्वेश्चन आता था कि वेरासिटी वेट, वेरासिटी मीन्स दैट इज अ टेलिंग ट्रुथ, है ना। और वॉरफेरिन के एंटीडोट वाले क्वेश्चन भी पूछ रखे थे। वॉरफेरिन की एंटीडोट क्या होती है, दैट इज कॉल्ड द विटामिन के होती है। ये मैंने अपनी लास्ट क्लास में ही बताया था कि एंटीडोट वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना एक बार कि एंटीडोट किसकी एंटीडोट कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या बात है, एक डोज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन जरूर पूछ रखा था, डोजेस कैलकुलेशन का जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद हमारा था विपल्स प्रोसीजर, विपल्स प्रोसीजर के बारे में पूछ रखा था। ये PR यादव में ना, आप मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ यही बता रही हूँ कि जो PR यादव बुक है ना, अगर आप कंटिन्यूसली उसे पढ़ रहे हो, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो,
डेली अगर रिवाइज कर रहे हो तो उसमें से मैंने देखा कि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे। डीएसएसबी अगर के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो कोई भी स्टूडेंट, ये मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में भी बोला था कि डीएसएसबी के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीआर यादव के क्वेश्चन आंसर्स ज़रूर कर लेना, ज़रूर कर लेना। अगर पूरे दिन के आप 3 से 4 घंटे भी पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करने में लगा रहे हो तो दैट विल बी द मच बेनिफिशियल और मोर बेनिफिशियल फॉर यू फॉर एनी क्रैक द डीएसएसबी एग्जाम। तो ठीक है, तो विपल्स प्रोसीजर पूछ रखा था, देखो विपल्स प्रोसीजर पूछ रखा था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन डाल रखा है इसमें। कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज में होता है विपल्स प्रोसीजर, जब कैंसर इन द हेड ऑफ द पैंक्रियाज में होता है तब हमारा प्रोसीजर कौन सा करते हैं, विपल्स प्रोसीजर करते हैं। प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैलोरी अगर चाहिए होते हैं, जैसे लैक्टेटिक वुमेन के लिए 500 किलो कैलोरी चाहिए होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो होती है 300 किलो कैलोरी चाहिए होती है, 350 किलो कैलोरी चाहिए होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी था। अगर हम बात करें तो कि डेट इज़ द पोलियो वैक्सीन मार्किंग, पोलियो वैक्सीन मार्किंग की बात करें तो वैक्सीन वायल मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर वीवीएम के बारे में, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक क्वेश्चन है। सर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रखे थे, इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया इस पेपर पैटर्न को, मैंने देखा कि ओबीजी और द पीडियाट्रिक के और जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कुछ क्वेश्चन पूछ रखे थे। और बाकी जैसे हम बात करें जैसे कैरेन जेली लाइक स्टूल, कैरेन जेली लाइक स्टूल, जेली लाइक स्टूल हमें क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल किसमें देखा था हमने, क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल हमारे इंटरसेप्शनल ग्रोथ जब होती है तो क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल की फॉर्मेशन होती है। और जैसे ब्लैक वाटर फीवर किसमें होता है, दैट इज कौन को कॉज करता है ब्लैक वाटर फीवर, इन केस ऑफ द मलेरिया में होता है। मलेरिया में कौन सी स्पीशीज करती है, मलेरिया फैल्सीपैरम यूज करती है, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो होता है वो वाली स्पीशीज जो होती है उसकी ब्लैक वाटर फीवर कॉज करती है। और अगर बात करें कि प्लासेंटा एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो प्लासेंटा क्रेटा, इनक्राटा, अक्रेटा, परकराटा, तो दैट विल बी द एबनॉर्मल प्लासेंटा, प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटी से भी क्वेश्चन पूछ रखे थे, है ना। और इसके बाद हम बात करें तो अगर हम बात करें एचएस के बारे में पूछ रहे, जैसे हम पढ़ते हैं कि ओडी बीडी और क्यूआईडी, है ना। ओडी का मतलब जैसे दिन में एक बार दे सकते हो, बीडी का मतलब 2 टाइम दे सकते हो सुबह शाम, है ना। क्यूआईडी का मतलब 4 टाइम्स दे सकते हैं, ऐसे ही पूछ रखा था क्वेश्चन एचएस। एचएस का मतलब यह है कि रात में ही देनी है, ठीक है। एचएस पूछ रहा है हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होता है, इट इज़ अ परसेप्शनल डिसऑर्डर होता है हेलुसिनेशन। ग्रीन कलर कैनुला, ग्रीन कलर कैनुला का साइज पूछ रखा था, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक क्वेश्चन पूछ रखा था। ग्रीन कलर कैनुला की गॉस साइज पूछ रखा था, ठीक है। अगर हम बात करें कि बीएमडब्ल्यू से भी क्वेश्चन आया था। बीएमडब्ल्यू में हमारा क्या बता, एनाटॉमिकल वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है वो कौन से बैग में डालते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है हमारा हम येलो बैग में डालते हैं। तो एनाटॉमिकल वेस्ट बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल, क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल किस में होता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता भी होगा कि क्लबिंग ऑफ नेल अगर फिंगर है तो हम किस में करते हैं, इन केस ऑफ द डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम वाला एक क्वेश्चन पूछ रखा था। अगर हम बात करें कि एमटीपी एक्ट कब आया था, ये तो मोस्ट मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो थे कि बार बार रिपीटेशन जिन क्वेश्चंस का हुआ है ना, इन क्वेश्चंस का बार बार रिपीटेशन हुआ है। एमटीपी एक्ट कब पास हुआ, 1971 में एमटीपी एक्ट होता क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना। अब ये कब पास हुआ, 1971 में पास हुआ। तो इसके बाद बारे में पढ़ लेना। सिमियन क्रीज किस में होता है, इन केस ऑफ द डाउन सिंड्रोम में होता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल इन केस ऑफ द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट में होता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर नेल इन द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट में होता है। स्पून शेप्ड नेल किस में होता है, इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है। क्लब शेप्ड फिंगर नेल जो होता है इन केस ऑफ द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट में होता है। क्रीमियन क्रीजेस जो होते हैं इन केस ऑफ हैंड में अगर क्रीमियन क्रीजेस देखें तो इन केस ऑफ द डाउन सिंड्रोम में देखा जाता है ये। तो ये क्वेश्चंस जो थे जो मैंने डिस्कस किए इन द नर्सिंग पार्ट के थे। अगर हम नॉन नर्सिंग की बात करें तो नॉन नर्सिंग में मैं यही बोलना चाहूँगी कि नॉन नर्सिंग में रीजनिंग मैथ्स अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेना कि ज़्यादा टाइम ही ना लगे क्वेश्चंस को। वैसे इतने ज़्यादा टफ नहीं थी क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किया। जितने भी स्टूडेंट्स ने 12 अगस्त और 14 अगस्त को दिया था एग्ज़ाम, उन्होंने ये बताया कि जो इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चंस जो थे पैराग्राफिकल फॉर्म में थे और पैराग्राफिकल फॉर्म में उनको टाइम लग रहा था। तो अपनी स्पीड अपनी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आपने बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं नर्सिंग सिलेबस को। नर्सिंग सिलेबस में आपका 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे और 1 लाइनर क्वेश्चंस जो होंगे वो डायरेक्ट टू द आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे, जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको पता होंगे।
देखते ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा, अच्छा इसका मतलब तो ये होता है, इसका आंसर ये होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो रिपीटेड क्वेश्चंस जो हुए ना, वो क्वेश्चंस नर्सिंग पार्ट में आएंगे। लेकिन नॉन नर्सिंग में आप ये ध्यान में रखना कि नॉन नर्सिंग में इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी में जो भी हमारे पैराग्राफिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हमारे गद्यांश वगैरह होते थे, जिनके साथ 10th क्लास में, जो 10th क्लास तक तो क्वेश्चंस जो आते थे, उन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। और कैसे होता है रीजनिंग और मैथ्स में, क्योंकि जीके तो हमें पता नहीं है कि जीके क्या आएगी, कैसे आएगी, जीके में कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और एक और चीज़, नर्सिंग पार्ट में जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर देख लेना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आया था, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रखे थे, 1-2 क्वेश्चन इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। कि एक तो था कि जैसे ओबीजी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, जैसे कील एंड फॉरसेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इनके क्वेश्चंस पढ़ लेना। और नॉन नर्सिंग का मैं यही बताऊंगी कि जो नॉन नर्सिंग सिलेबस है उनको अच्छे से क्वेश्चंस रिपीट, मतलब बार बार प्रैक्टिस जितने करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपका टाइम भी कम लगेगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अपना टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज कैसे टाइम मैनेज करना है, क्योंकि आप बैक क्वेश्चन पे जा सकते हो, आपको उसी क्वेश्चन को उसी विदिन टाइम में आपको सॉल्व करना है, और बैक आप कर नहीं सकते हो, आप बैक जा भी नहीं सकते हो और देख भी नहीं सकते हो। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डीएसएसबी का, ये जो मुझे लगा। तो इसलिए अपना बी प्रिपेयर और बी केयरफुली, जितने भी नेक्स्ट स्टूडेंट जो भी डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। क्योंकि अभी एग्ज़ाम ऐसा है, अभी टाइम है, अपना प्रिपरेशन कर लो, जितना हो सकता है उतना कर लो। क्योंकि बाद में कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो कोई नहीं पूछेगा तुमसे। लेकिन अभी जितना कर सकते हो, जितना प्रोडक्टिव आप काम कर सकते हो, उतना ज़्यादा आप करने की कोशिश करो। लेकिन प्रेशर में काम नहीं करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि अब मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। जितना आपको आता है उतना करने की कोशिश करना, तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता तो छोड़ देना। क्योंकि जितना तुक्का लगाओगे, जितना क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे, तो उतना ज़्यादा आपके नेगेटिव मार्क में भी जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, तुक्का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम मैनेज करना, जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने क्वेश्चन करना, जितना, क्योंकि इससे नेगेटिव मार्क में जाएंगे और आपकी रैंक नीचे चल जाएंगी, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टूड माई वीडियो, एंड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आपको समझ में आए। और इन एमसीक्यू से रिलेटेड आप अपनी प्रिपरेशन करना कि कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ओबीजी हो गया, पीडियाट्रिक के क्वेश्चन पूछ रखे थे, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जीआई से क्वेश्चन पूछ रखे थे, और जैसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के गॉज साइज कितना होता है, कैनेडा का साइज कितना होता है, एंटीडोट कितनी, एंटीडोट के इसके एंटीडोट की क्या कौन सी होती है, जैसे वार्फरिन की एंटीडोट पूछ रखी थी। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन टाइम मैनेज आपको करना आना चाहिए। अगर एंड टाइम पे आपने दिमाग से काम करना है, एकदम हरी भरी हड़बड़ाहट घबराहट नहीं करना है, कि बिल्कुल भी कूल काम माइंड से जाना है कि सब चीज़ ठीक होगा, ये सोच के जाना है, पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है, तो ईजिली आराम से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बिल्कुल भी डरने और घबराने वाली बात नहीं है। इफ़ एनी ऑफ द डाउट रिलेटेड टू द DSSB एग्ज़ाम, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।